Firing it up. I fly the Arctic Weather Patrol. Last month, I was out in the middle of the strait when I came across this. Murph, I think you should get up here. Any sign of what might have happened? Nothing. No passengers. No crew. No captain. I think I saw something I couldn't possibly have seen. I know all of this isn't real. I want to show you something. We have got to get off this boat now. इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां हमें एक बड़े से शिप को दिखाया जाता है। इस शिप के डांसिंग रूम में सभी पैसेंजर्स डांस कर रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लीवर को किसी ने ऊपर की तरफ उठा दिया। लीवर के ऊपर उठते ही एक वायर आती है और उस वायर से सभी पैसेंजर्स कट कर मर जाते हैं, सिवाय एक बच्ची के, क्योंकि उसकी हाइट कम थी और वायर उसके ऊपर से गुजर गई थी। ये सब देखने के बाद वो बच्ची जोर से चिल्लाती है। इसके बाद बच्ची का या फिर शिप का क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। अब इस हादसे को 40 साल गुजर चुके हैं। यहाँ हमें एक शिप क्रू को दिखाया जाता है जिसके हेड का नाम शॉन मर्फी है। ये सब एक शिप को रेस्क्यू करके किनारे तक लाए हैं और शाम को ये सब अपनी जीत की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। ये एक शख्स जिसका नाम जैक होता है इनके पास आता है और कहता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ। आज से तकरीबन 40 साल पहले एक शिप खो गया था। उस शिप में बहुत सा खजाना है और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बेरिंग सी के अंदर है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो सब अमीर हो सकते हैं। टीम के बाकी सब लोग भी जैक का साथ देते हैं। अगले दिन शॉन मर्फी और उसकी पूरी टीम इस जहाज की तलाश में निकल जाते हैं। उस जगह पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई शिप नहीं है। वो सब काफी मायूस हो जाते हैं कि बेकार में इतनी मेहनत की, लेकिन फिर इनके स्टीमर के सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है और ये वही शिप था जो कि आज से 40 साल पहले गायब हो चुका था, जिसकी तलाश में ये सब लोग यहाँ आए थे। शॉन मर्फी की टीम का एक आदमी जिसका नाम गैरर होता है और जैक जो इन सबको यहाँ लेकर आया था, ये दोनों स्टीमर में रुकते हैं जबकि बाकी सब लोग शिप के अंदर चले जाते हैं। इन सब को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये सब उस आवाज का पीछा करते हैं कि इनकी नजर क्लॉक के पेंडुलम पर पड़ती है जो कि आज तक हिल रहा था, लेकिन जब ये सब उस क्लॉक के पास जाते हैं ये पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है। इनमें से एक शख्स क्लॉक को छूने ही वाला था कि बहुत जोर से आवाज आती है और ये सब लोग डर जाते हैं। पास पड़े टेबल पर अपने आप ही वर्ड्स हिलते हैं और लिखा जाता है वेलकम। ये सब लोग और आगे बढ़ते हैं कि इनके एक साथी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है। वो गिरने ही वाला था कि मोरीन उसे पकड़ लेती है और ठीक उसी वक्त मोरीन को एक बच्ची नजर आती है और ये वही बच्ची थी जो 40 साल पहले इस शिप में अकेली बची थी, लेकिन अभी भी उस बच्चे की उम्र उतनी ही है। इसका मतलब है कि ये उस बच्चे की सोल है, लेकिन अगले ही सेकंड वो बच्ची गायब हो जाती है। मोरीन को समझ नहीं आता कि ये सच है या उसका वहम। फिर ये लोग कैबिन में जाते हैं जहाँ इन्हें एक वॉच मिलती है जो कि आज के टाइम की थी और ये शिप तो 40 साल पुराना था। उस वक्त तो ये वॉच नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर शॉन कहता है कि हो सकता है हमसे पहले भी यहाँ कोई आया हो और ये वॉच उसी की हो। अब ये सब अपने स्टीमर में वापस आ जाते हैं। अगले दिन इन्हें पता चलता है कि शिप में बहुत बड़ा होल है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सिंक हो रहा है। अब ये सोचते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर अंदर ये शिप को रिपेयर करके यहाँ से ले जाएंगे और सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब मोरेन यहाँ शिप के उस हिस्से में आती है जहाँ स्विमिंग पूल है। वो देखती है कि यहाँ तो गोलियों के निशान हैं। वो ऊपर की तरफ आ ही रही होती है कि इसे फिर से वही बच्ची नजर आती है। मोरेन डर जाती है और पूल में ही गिर जाती है। उसके सर पर चोट लगती है और खून निकलने लगता है, लेकिन पूल उस खून को अब्सॉर्ब कर लेता है। वो फिर से वही देखती है जहाँ उसे बच्ची नजर आई थी, लेकिन अब की बार बच्ची की बजाय जैक खड़ा था। वो बाहर निकलने में मोरेन की मदद करता है और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद पूरा पूल खून से भर जाता है। अब ये दोनों एक और जगह पहुँचते हैं। हाँ, मोरेन एक दरवाजे को खोलती है जिसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। ये दोनों दरवाजे के अंदर जाते हैं और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक कैबिन तक पहुँचते हैं जहाँ 9 लकड़ी के डिब्बे थे। इनके बाकी साथी भी यहाँ आ गए थे। ये उन लकड़ी के डिब्बों को खोलते हैं। हर एक बॉक्स के अंदर 28 सोने के बार थे, यानी के सोना ही सोना। ये सब अमीर होने वाले थे। ये सब लोग तय करते हैं कि शिप को यही छोड़ देंगे और सोना लेकर यहाँ से चले जाएंगे। वो ये सारा सोना अपने स्टीमर में ले आते हैं और निकलने की तैयारी में लग जाते हैं और तभी उनके स्टीमर में दिखाया गया कि गैस सिलेंडर अपने आप ही ऑन हो गया और गैस हवा में फैलने लगी है। अब मोरेन को वही बच्ची नजर आती है जो कि उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी, जैसे उसे किसी चीज से वार्न कर रही हो, और फिर कोई उसे पीछे की तरफ धकेलता है। तब ही मोरेन का साथी इंजन को ऑन करता है और एक जोरदार धमाका होता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ मोरेन काफी परेशान थी क्योंकि वो उस बच्ची के बारे में जानना चाहती थी जो उसे बार बार नजर आती है। इसीलिए वो शिप के डाटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि
उस बच्ची का नाम केटी है, वो केटी के रूम में जाती है जहाँ उसे केटी का स्केलेटन नजर आता है। मतलब अब तक वो जिस बच्ची को देख रही थी वो सच में केटी की ही सोल थी। दूसरी तरफ शॉन मर्फी कैप्टन के रूम में होता है कि उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की सोल आ जाती है। अब इस शिप का कैप्टन शॉन मर्फी को एक गिलास में शराब डालकर देता है और साथ ही उसे एक तस्वीर भी दिखाता है जो कि एक शिप की थी। कैप्टन बताता है कि सन 1962 में हमने इस शिप को रेस्क्यू किया था क्योंकि इसमें बहुत सोना था। फिर वो सोना हम अपने शिप में ले आए थे और उसके ठीक 2 दिन बाद हमारा शिप गायब हो गया। फिर वो कैप्टन शॉन को एक और तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर शॉन बेहद परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मॉरन को दिखाया गया जो कि केटी यानी कि उस बच्ची के साथ थी। वो बच्ची बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत से लोगों की रूहें कैद हैं और जो ये सब कुछ कर रहा है उसे और बहुत सी रूहों की जरूरत है। जब उसका काम पूरा होगा तभी हम अपनी यानी रूहों की दुनिया में जा सकेंगे। दूसरी तरफ इनका एक साथी डांसिंग रूम में पहुंच जाता है जहां आज से 40 साल पहले सब डांस कर रहे थे और अचानक से वहां का माहौल 40 साल पहले वाला ही हो जाता है जैसे पार्टी चल रही हो। और वहां एक सिंगर भी थी जो गाना गा रही थी। फिर इनके साथी को ट्रैप करके मार दिया जाता है। अब इनकी टीम का दूसरा मेंबर भी मर चुका था। अब इनके बाकी 2 साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें बहुत ही मजेदार खाना मिलता है और ये दोनों उस खाने को खा लेते हैं। और फिर दिखाया गया कि ये खाना नहीं था बल्कि कीड़े थे। ये दोनों वोमिट कर देते हैं। अब शॉन मर्फी को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शिप के बारे में कुछ पता चल चुका है। वो जल्द से जल्द इस शिप से निकलना चाहता था। वो मॉरन को ढूंढ रहा था कि अचानक इसके सामने इसका वही साथी आ जाता है जो कि पहले ब्लास्ट में मारा जा चुका था। असल में ये उसके साथी का भूत था जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब मॉरन भी इस शिप से बाहर निकलना चाहती थी। वो भी उसी साइड पर आ जाती है जहां शॉन मर्फी पहले से ही मौजूद था। लेकिन अब शॉन को मॉरन की जगह अपना वही साथी नजर आने लगा जो कि मर चुका था, जो कि अभी उसे भी मारने ही वाला था। शॉन अपने उस साथी पर हमला कर देता है जो कि असल में मॉरन थी, लेकिन मॉरन भी उसका पैर जख्मी कर देती है। वो फिर से मॉरन की तरफ बढ़ता है और उसे मारने ही वाला था कि अचानक जैक उस पर हमला कर देता है और शॉन बेहोश हो जाता है। अब जबकि शॉन ने मॉरन को मारने की कोशिश की थी तो ये लोग उसे एक जगह बंद कर देते हैं। इनके बाकी साथी भी वहाँ आ गए थे। अब ये लोग जल्द से जल्द इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकलना चाहते थे क्योंकि इसके सिवा इनके पास और कोई चारा नहीं था। ये नीचे जाकर शिप को रिपेयर करने लगते हैं। फिर दिखाया गया कि मॉरन अपनी एक साथी को ढूंढ रही थी कि एक बार फिर से उसके सामने वही बच्ची आ जाती है। वो मॉरन को दिखाती है कि इसके उस साथी की भी मौत हो चुकी है। ये वही शख्स था जो पार्टी रूम में चला गया था। उस पार्टी रूम में जो सिंगर गाना गा रही थी वो उसे बहका कर अपनी तरफ बुलाती है और वो शख्स भी सिंगर के पीछे पीछे चल पड़ता है और फिर वो सिंगर उसे ऊपर से धक्का दे देती है। अब वो बच्ची जिसका नाम केटी था मॉरन को दिखाती है कि कैसे 40 साल पहले लोगों को यहाँ मारा गया जिसमें केटी खुद भी थी। फिर वो लोग जो सोना चुराने आए थे वो गोल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो सिंगर जो यहाँ गाना गा रही थी इस गैंग के एक शख्स को सिड्यूस करती है। वो शख्स बहक जाता है और अपने ही साथियों को मार डालता है। वो सिंगर जो सारे सोने की मालकिन खुद बनना चाहती थी उस शख्स को भी मार देती है जिसने अपने साथियों को मारा था। अब इस सिंगर को लगता है कि सारा सोना उसी का हो चुका है क्योंकि इस पूरे शिप में सिर्फ वही जिंदा बची थी। लेकिन अब यहाँ एंट्री होती है उस इंसान की जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, जो शायद इस गोल को हासिल करना चाहता था। वो इस शिप में बची इस आखिरी इंसान को भी रास्ते से हटा देता है। फिर केटी मॉरन को इस मास्टरमाइंड के चेहरा दिखाती है जिसे देखकर मॉरन के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जैक था जो इन सबको यहाँ लेकर आया था। मॉरन को एहसास होता है कि उसका साथी शॉन मर्फी बेकसूर है। वो उसे बचाने उस जगह जाती है जहाँ उसे बंद किया था, लेकिन मॉरन के जाने में देर हो चुकी थी क्योंकि शॉन की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ में वही फोटो थी जो इस शिप के कैप्टन ने उसे दी थी और ये फोटो भी जैक की ही थी। जैक कोई इंसान नहीं था बल्कि एक शैतानी रूह थी जो किसी खास शैतानी मकसद के लिए सब रूहों को एक जगह जमा करता था और अब वो इन्हें मारकर इनकी भी रूहें कैद करने वाला था। मॉरन अपने साथी से कहती है कि तुम जैक पर नजर रखो, मैं अपने दूसरे साथी को ढूंढने जा रही हूँ जो पानी के अंदर था। मॉरन जब उस जगह पहुँचती है तो देखती है कि उसका वो साथी भी जिंदा नहीं बचा। फिर जैक वहाँ आ जाता है जहाँ मॉरन अपनी साथी को छोड़ कर गयी थी और कहा था कि जैक पर नजर रखना। अब उसकी और जैक की किसी बात पर बहस हो जाती है पर गुस्से में वो जैक को गोली मार देता है। वो समझता है कि जैक मर गया, इसीलिए वो वहाँ
से चला जाता है। अब मॉरिन चाहती थी कि इस पूरे शिप को तबाह कर दिया जाए, इसीलिए वो जगह जगह बम फिट कर देती है। लेकिन वहाँ मॉरिन का वो साथी आ जाता है जिसने जैक को गोली मारी थी। वो मॉरिन से कहता है हमें इस शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉरिन कहती है यहाँ बहुत सी रूहों को कैद करके रखा गया है, हो सकता है हमारे बाद और भी लोगों को ट्रैप करके यहाँ लाया जाए और गोल्ड की लालच में उन्हें भी मार दिया जाए। इस शिप को तो जरूर ब्लास्ट होना ही होगा। और फिर अचानक उसका साथी जैक में बदल जाता है, यानी कि जैक ने मॉरिन के आखिरी बचे साथी को भी मार डाला था। फिर जैक उसे कहता है एक वक्त था जब मैं भी इंसान हुआ करता था, लेकिन मैंने बहुत गुनाह किए, इसीलिए मुझे रूहों को जमा करने का काम दिया गया। लेकिन इस सब के लिए मुझे इस शिप की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें इस शिप को तबाह करने नहीं दूंगा। लेकिन मॉरिन नहीं मानती, तो जैक उस पर हमला कर देता है। मॉरिन अपने बचाव में उसे जख्मी कर देती है। फिर वो एरो से रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद शिप से कूद जाती है। शिप में जोरदार धमाका होता है, लेकिन अब वो खुद ही इस शिप के नीचे फंस चुकी थी। फिर वहाँ केटी की सोल आती है जो उसे ऊपर का रास्ता दिखाती है। केटी की मदद से वो ऊपर तक आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि इस शिप में जितनी भी रूहें कैद थी अब वो आजाद होकर अपनी दुनिया में वापस जा रही थी, जिनमें केटी भी थी। इस शिप में जितनी भी रूहें थी वो सब जैक के गुलाम थी, सिवाय केटी की रूह के, क्योंकि उस बच्चे की रूह गुनाहों से पाक थी। इसीलिए वो बार बार मॉरिन की मदद करती थी और अब मॉरिन ने सब रूहों को आजाद कर दिया था। मॉरिन तैरते हुए एक शिप तक पहुंच जाती है, जहां उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब उसे बोट पर लाया गया तो वो अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और गोल्ड को दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि इस गोल्ड की लालच में वो फिर से लोगों को ट्रैप कर सके और उनकी रूहों को कैद कर सके। मॉरिन ये सब देखकर जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।